हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक नए टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ध्यान से देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है और इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं आपके, और ज़्यादा टफ टॉपिक ये है नहीं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कंडक्टिविटी के बारे में, देन हम समझेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता क्या है। ठीक है, चलिए कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बच्चों कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टर है ना, यानी कंडक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा आप। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। ओके, दो टाइप के यहाँ पर कंडक्टर होते हैं बच्चों। एक मेटेलिक कंडक्टर में मैं यहाँ पर ग्रेफाइट को भी ले रहा हूँ, जो आपका ग्रेफाइट होता है कार्बन का एलोट्रोप। ठीक है, देखिए इनमें बेसिकली कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक है और यहाँ से इस टर्मिनल तक हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करके आगे पहुँचानी है, तो ये चीज़ अगर इसके थ्रू होती हुई इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ रही है तो इसको कंडक्टर बोलते हैं बेसिकली। यानी जहाँ से एक ऐसा मीडियम जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ सकती है उसको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। एक मेटेलिक कंडक्टर या ग्रेफाइट भी इसी के अंदर आता है बच्चों। देखिए इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल आपका मूव कराते हैं या पहुंचाते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटेलिक जो कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में बच्चों आपका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ध्यान देना, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ पूरे के पूरे क्या होते हैं? आपके आयंस होते हैं। जैसे H पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ये सारे यहाँ पर जो है आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर हम बात करें बच्चों इसमें क्या क्या और डिफरेंस हो सकते हैं, तो मैं दूसरा डिफरेंस लेके आऊँगा। जैसे हमारे पास कोई वायर है बच्चों, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करते हैं और 10 दिन तक फ्लो करते रहते हैं, तो वायर में यहाँ पर बेसिकली कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसमें केमिकल चेंज नहीं मिलता है और इसमें केमिकल चेंज मिलता है। नॉर्मली केमिकल चेंज इसमें होता है। अब केमिकल चेंज कैसे होता है? बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, वो आपके आयंस में ब्रेक डाउन करता है, यानी यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, चलिए ये दो डिफरेंस है। एक और याद रखिए बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर, ध्यान से सुनो, टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर जो कंडक्टेंस होता है वो यहाँ पर डिक्रीज होता है, यानी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो बच्चों जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए हमारे पास कोई वायर है और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और हम अगर टेम्परेचर उसका बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉनों का जो रैंडमनेस है वो बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लगते हैं, एक सीक्वेंस में आपका मूव नहीं कर पाते। तो फाइनली जो है आपका जो है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो आपके कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दूर जाएंगे और उनका स्पीड भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज कराने के साथ। सो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अच्छा बच्चों, जो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपके देते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। चलिए, तो दीज वर दी डिफरेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब, इसका मतलब हम सेकंड वाला पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस द्वारा जो है कंडक्टिविटी देखने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कंडक्टेंस से। किससे करेंगे? कंडक्टेंस। ओके, कंडक्टेंस को हम कैपिटल G से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। और कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? जैसे ध्यान से इसको समझते हैं अच्छे से। इट्स वेरी सिंपल। हमने सबसे पहले बच्चों एक कंटेनर बनाना है जिसमें हमने जो बच्चों जो है
इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड, ठीक है। चलिए ये एनोड है हमारा, ये कैथोड है, ठीक है। और इसकी जो दोनों आपके इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी बीच के लेंथ को हम ए मानते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज नोन एज ए, ये एल है, ठीक है। इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है, एल, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज ए। और इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों, बताइए क्या भरा होगा इसमें? इसमें भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यानी कैटायन और एनायन में ब्रेक होने वाला यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब हम यहाँ से अगर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, यहाँ से हम वायर में आपका करंट फ्लो कर रहे हैं, तो याद रखना बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में कितनी आसानी से आपका क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी शो हो रही है या आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कितनी ईज से, कितनी आसानी से, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय जी। अब इसका जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो होता है, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले 1 में जाएं तो G इक्वल टू होता है 1/r रेसिप्रोकल, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं बच्चों। तो बेसिकली अब G क्या था, कितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो R क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलें। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसमें जो बाधा होगी बच्चों, जो उसकी रुकावट होगी, उसी को हम बोलते हैं R, यानी रेजिस्टेंस। क्या हो जाने वाला है, रेजिस्टेंस। क्या होने वाला है बच्चों, रेजिस्टेंस होने वाला है R, ठीक है। तो दैट इज द फॉर्मूला, राइट, G इक्वल टू 1/r। ओके, चलिए यूनिट की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं यूनिट लिख रहा हूँ, R यानी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, ध्यान से रखें याद, क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा, ओम, या बच्चों इसको और इट इज ऑल्सो नोन एज OHM, ओम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अगर हम G की यूनिट बोलें, अगर G की मैं यूनिट की बात करूं, है ना, तो यही जो R है, R की यूनिट आप ऊपर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जल्दी बोले बच्चों, इसका उल्टा महो, MHO, महो बोलते हैं। चलिए एक और यूनिट बता रहा हूँ आपको मैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज साइमन, SIEMEN, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S। तो यहाँ जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट बच्चों साइमन यानी कैपिटल S होती है। सबसे ज़्यादा यूज यही यूनिट होती है, ओम इनवर्स या महो बहुत कम यूज यहाँ पर होती हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर सेल है, ध्यान से समझना, ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, कैथोड है, एनोड है, तो यानी जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। यानी ध्यान समझो, जितना ये लेंथ होने वाली है, इलेक्ट्रोड एक दूसरे से जितनी दूर होंगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वो हो जाएगा A। अगर एरिया ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि बच्चों अगर एरिया ज़्यादा है तो ईजिली वो फ्लो कर सकता है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर हम जो है बच्चों इसको इक्वल करेंगे, यानी और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मुझे लाना पड़ेगा, दैट इज रो, उसको हम बोलते हैं बच्चों रो, और ये चीज़ें सेम आएंगी L/A। Now what is rho here? Rho is known as resistivity। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रेजिस्टेंस से क्या है, रेजिस्टिविटी। बच्चों पहले इसको नाम इसका था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद रखना बच्चों, ध्यान से समझो, ये रेजिस्टेंस है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा रहे हैं तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आ रहे हैं, which is known as resistivity। पहले इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता था। चलिए इतनी समझ में आई बात। चलिए ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको आप अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर या यूनिट लेते हैं, एरिया भी यूनिट लेते हैं बच्चों, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा।
तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं जब ये लेंथ 1 सेंटीमीटर हो या फिर यूनिटी हो, और बच्चों इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस टाइम जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात करते हैं बच्चों इसी में जो रो, और इसी फॉर्मूले को मैं यानी इस वाले फॉर्मूले को कैसे लिख रहा हूं बच्चों, रो इक्वल टू लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। रो इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहीं रहेगा, ये वाला यहां आ जाएगा, यानी ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर ए अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी एल। ठीक है, यही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे बच्चों यूनिट चाहिए, मुझे किसकी यूनिट चाहिए, जल्दी बोलो, मुझे यूनिट चाहिए रो की यूनिट चाहिए मुझे। चलिए रो की यूनिट फाइंड आउट करते हैं। आर की यूनिट क्या थे बच्चों, आर की यूनिट थी ओम। ए की यूनिट क्या होती है बच्चों, चलिए यहाँ पर ऐसा यूनिट ले लेते हैं, मीटर स्क्वायर होती है। एरिया की लेंथ की यूनिट होती है बच्चों मीटर, यानी मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ओम मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो सेल होते हैं बच्चों, छोटे छोटे सेल होते हैं, 1-1 मीटर लंबे तो बिल्कुल भी नहीं होते, तो इसको मैं और करके क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो। मीटर की जगह यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओम सेंटीमीटर। तो ये ध्यान देना है बच्चों, सेंटीमीटर में बेसिकली जो हमारे लैब में सेल्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो सेंटीमीटर में नॉर्मली लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। कहाँ तक हमारा हो गया बच्चों, रो की यूनिट तक हमने कर लिया है। इसको फटाफट से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन कर लिया। चलिए ओके बच्चों, इनको रिवाइज भी करते रहें। ठीक है, एक बार जब आप इसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें कि कितना आप कर पा रहे हैं। जहाँ पर आपको लगता है थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा से चेक करिए, उसको दोबारा से समझिए और फिर खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए इस डायग्राम अभी मैं साफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना बच्चों। चलिए इसको साइड कर देते हैं। देखो बच्चों, सीखोगे समझोगे तो यहाँ से ज़रूर आपका कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में तो बनता ही बनता है। ठीक है, अच्छे से इसको समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने बात करी थी, यानी आर इक्वल टू यहाँ पर हमारा था रो, है ना, रो एल अपॉन ए। ओके, अब बच्चों आर का रेसिप्रोकल क्या होता है, जल्दी बोले। जैसे आर का रेसिप्रोकल होता है बच्चों 1 अपॉन जी, बिल्कुल सेम इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, तो इसका भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं 1 अपॉन, क्या बोलते हैं बच्चों, कप्पा। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, 1 अपॉन कप्पा बोलते हैं, इनटू ये तो रहेगा सेम एल अपॉन। एक बात समझ में आ रही है, क्या किया मैंने, जल्दी बोलो। यानी यहाँ पर एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा बच्चों, यानी रो इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन कप्पा, यानी जो आपका रेजिस्टिविटी है उसका आपका रेसिप्रोकल होता है बच्चों कप्पा। क्या होता है, कप्पा। ओके, चलिए इसी फॉर्मूले को बच्चों हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यानी हम इसको जो है अपोजिट कर रहे हैं, यानी G इक्वल टू मैं लिखूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, यानी कप्पा इनटू ये भी अपोजिट हो जाएगा बच्चों, A अपॉन L। बात समझ में आई। चलिए, तो यहां पर क्या होता है, ये ध्यान से देखना है आपने। यहां पर बच्चों G क्या था, जल्दी बोलें। G था कंडक्टेंस। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो कप्पा हो जाता है, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा बताइए, एक और नाम होगा इसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका नाम हो जाएगा, कप्पा। ध्यान समझो, G कंडक्टेंस था तो कप्पा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कप्पा की यूनिट की। तो सबसे पहले मैं इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखूंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, कप्पा
इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जी तो रहेगा ही रहेगा, यानी जी, और कप्पा से इधर आ जाएगा यानी इनटू एल डिवाइडेड बाय ए, आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ओके, समझते हैं यूनिट, किसकी यूनिट, कप्पा की यूनिट, ठीक है। तो बच्चों जी की यूनिट क्या थी, जल्दी बोलो, जी की यूनिट मैंने बोला हम ओम इनवर्स लिख सकते हैं, महो लिख सकते हैं या साइमन लिख सकते हैं। साइमन कॉमनली यूज होने वाली यूनिट है कंडक्टेंस की, ठीक है। चलिए एल की यूनिट बच्चों दोबारा से मैं यहाँ पर ऐसा यूनिट ले रहा हूँ यानी मीटर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इधर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइमन मीटर इनवर्स। बोलिए और क्या हो सकती है, और बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नॉर्मली एक एक मीटर की जो यहाँ पर लेंथ होती है नहीं होती है तो सेंटीमीटर में होती है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पर किसकी यूनिट होने वाली है, कप्पा यानी कंडक्टिविटी की यूनिट होने वाली है। चलिए तो ये कहानी भी आपको जरूर समझ में आई होगी बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए यही कप्पा वाला फॉर्मूला में जो भी नेक्स्ट पांचवा या जो भी है आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कप्पा इक्वल टू लिखा है बच्चों जी इंटू एल अपॉन ए। अब देखिए बच्चों कोई भी अगर सेल है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसमें लेंथ जो ये है दो इलेक्ट्रोड के बीच की, और क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं, तो हम ना बच्चों इस वाले टर्म को सीधे बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। देखो बच्चों सेल कांस्टेंट क्यों बोला, किसको बोला है सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए क्यों बोला है बच्चों, किसी भी नॉर्मल पर्टिकुलर सेल के लिए ये और ये चीज़ हमेशा इक्वल रहती है, इसलिए उसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए चीज़ें वेरी करती हैं बाकी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो बच्चों सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है जी स्टार से, किससे, जी स्टार। जी स्टार इक्वल टू होता है बच्चों एल अपॉन ए। क्या होता है, एल अपॉन ए। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर सीधे क्या लिखा जा सकता है, जल्दी बोले, एल अपॉन ए की जगह मैं लिख सकता हूँ जी इंटू जी स्टार, है ना, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये दैट इज द रिलेशन बिटवीन कप्पा यानी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, राइट, वेयर सेल कांस्टेंट जी स्टार इक्वल टू एल बाई ए। L is the difference length between two electrodes and A is the cross section area of electrodes. So this is all about your resistance, resistivity, conductance, conductivity and their unit and finally cell constant। चलिए अब फाइनली एक ही चीज़ बचा है बच्चों, सेल कांस्टेंट यानी जी स्टार जो होने वाला है उसकी यूनिट क्या होगी, जल्दी बोलो। ये एल है, एल की यूनिट होने वाली है मीटर, और डिवाइडेड बच्चों एरिया है आपका मीटर स्क्वायर, कट जाएगा बच्चों, तो फाइनली हो जाएगा मीटर इनवर्स। और क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो, सेंटीमीटर इनवर्स। यानी तो बच्चों आपका जो जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट की यूनिट होने वाली है दैट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। चलिए ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी बच्चों। अब एक छोटा सा और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, व्हिच इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए बच्चों इसको फटाफट से नोट करें बढ़िया से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से नोट करना है। जितने फॉर्मूले लिखाए हैं इनको अलग से एक बार और लिख लीजिए, प्लस बच्चों आपको इनकी यूनिट के साथ जरूर मेंशन करना है, ठीक है। चलिए फाइनली हम करते हैं बच्चों आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। देखो इट्स मोर इजी, समझें, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें बच्चों। अगर सीखेंगे तो बहुत चीज़ें टफ नहीं रहती हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखें। अगर आपको लगता है एक बार में समझ नहीं आ रहा है, एक बार और उसको पढ़िए, फिर जो है बच्चों आप उसको प्रैक्टिस करिए कि हाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर समझ में आता है, ठीक है। हौसला बनाए रखें, अगर हौसला नहीं बनाएंगे तो याद रखना बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आता है, भूल जाएंगे जल्दी जल्दी, है ना।
एक आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे आना चाहिए, है ना। अगर ये आपके पास है फिर कोई रोक नहीं सकता, आपको ये याद रखना, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, मोलर से यानी मोल, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। ओके, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पास फिर से मैं एक डायग्राम बनाऊंगा अच्छा सा, आप भी बना लेना इसको बढ़िया सा एक डायग्राम। यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम, एनोड और कैथोड, ठीक है। टेढ़ा बन रहा है कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। पानी वगैरह में बच्चों इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर टूटे हुए हैं, ब्रेक डाउन किए हैं, ठीक। और ये लेंथ क्या होती है सबको मालूम है, दैट इज नोन एज एल, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज ए। ये आपको सबको मालूम है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट। तो एक सेटअप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। चलिए बच्चों, अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बड़ा सिंपल है बच्चों। उसमें क्या होता है ना, समझें इस बात को। हमारे पास एक सॉल्यूशन का एक फिक्स क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है। ध्यान समझो, क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। बेसिकली वॉल्यूम बच्चों लीटर में होता है, आपको मालूम है। तो वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम में बच्चों जो आपके बेसिकली सॉल्यूट होंगे उसका कितना मोल होने वाला है, 1 मोल क्या होने वाला है बच्चों, सॉल्यूट होने वाला है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होने वाला है। इलेक्ट्रोलाइट ध्यान से देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसका कुछ वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल क्या है, सॉल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब बच्चों इस सॉल्यूशन से कितनी कंडक्टिविटी शो हो रही होगी उसको हम बोलते हैं मोल, 1 मोल का, यानी द वॉल्यूम which contain the volume of solution, ध्यान से, the volume of solution which contain 1 mole solute, ठीक है, and the conductivity of this solution is known as molar conductivity, यानी कुछ ऐसा, यानी मोलर जो कंडक्टिविटी होने वाली है ना बच्चों, वो क्या है, वो एक्चुअली में कंडक्टिविटी ही है, यानी कप्पा ही है, लेकिन किसकी है, वो एक फिक्स वॉल्यूम की है। ध्यान से बच्चों, ये यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो फिक्स वॉल्यूम की है, लेकिन बच्चों वॉल्यूम की कंडीशन है, समझो बात को। वॉल्यूम की क्या कंडीशन है, उस वॉल्यूम में कितना आपका मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, कितना मोल सॉल्यूट होना चाहिए बच्चों, 1 मोल, है ना। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है बच्चों, 1 मोल आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, यानी कंसंट्रेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन, यानी बच्चों मोलैरिटी आ रही है। समझिए इस बात को, कोरिलेट करने की कोशिश करें बच्चों। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ से क्या आ रही है, मोलैरिटी आ रही है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कितना मोल आपका सॉल्यूट होना चाहिए, 1 मोल, तो हम इसको मोलैरिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप इसको सी भी लिख सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी, हमें यहाँ पर V की वैल्यू रखनी है, तो V यहाँ पर लेके आऊँगा मैं, यानी V इन लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा बच्चों, N अपॉन क्या हो जाएगा, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके मोल कितने हैं बच्चों, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये मोलैरिटी हो जाएगा। V इन लीटर इक्वल टू फाइनली क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन M। बताओ मैंने यहाँ पर 1 क्यों रखा है बच्चों, क्योंकि जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें जो सॉल्यूट होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 मोल होगा। चलिए यहाँ जरूर कहानी समझ में आ गई होगी, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर V क्या है बच्चों, लीटर में है, इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन M, और कंसंट्रेशन C भी लिख सकते हो, मैं M लिख रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू। अब सुनो बच्चों, अब मुझे क्या करना है ना, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1 लीटर पानी लेके उसमें सेल छोटे 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 होते हैं बच्चों, 1 लीटर तो नहीं ले सकते, कम से कम हम 1 ml या 2 ml उसमें चेक करते हैं फाइनली। तो यहां पर क्या करते हैं, देखिए जो वॉल्यूम है मैं उसको ml में ले रहा हूं। चलिए समझिए इस बात को, मोलैरिटी लीटर में होती है, लेकिन मैं किस में ले रहा हूँ, ml में ले रहा हूँ। तो जल्दी बोलिए बच्चों, क्या हो जाएगा, फटाफट बोलें, 1 अपॉन
मोलैरिटी तो रहेगी ही रहेगी, इनटू कितना हो जाएगा 1000। बताओ क्यों 1000 हुआ, जल्दी बोले बच्चों। क्योंकि 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस वॉल्यूम को ml ले लिया, तो मुझे यहाँ 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है बच्चों 1 लीटर होता है 1000 ml। चलिए मैंने 1 लीटर की जगह 1000 ml रख दिया, तो ये लिख दिया है ना। क्यों, जल्दी बोलो। लीटर में था तो ये था, ml में होगा तो 1000 कर देंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या बढ़ना है, देखिए कुछ ही नहीं करना है बच्चों। इस वॉल्यूम का जो ये वैल्यू है ml में, इसको यहाँ पुट कर देना है इक्वेशन नंबर, इसको चलिए 1 माने, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलें। लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाने वाला है बच्चों, कप्पा इनटू, ये देखिए वॉल्यूम ml में है, तो इसको सीधे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1000 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। डिवाइडेड बाय बच्चों क्या लिख दूंगा, मोलैरिटी m। ये फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा। लेकिन यहाँ एक बात अभी भी याद रखना बच्चों, ये मोल है, मोलैरिटी मोल, ठीक है, पर लीटर था, लेकिन मैंने इसको किस में चेंज कर दिया बच्चों, ml में चेंज कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या करना है, इसकी यूनिट निकालनी। क्या निकालने बच्चों, इसकी यूनिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट बच्चों, यूनिट के साथ हमेशा चलना है। तो कप्पा की यूनिट क्या होती है बच्चों, जल्दी बोलें। अभी हमने कप्पा की यूनिट करा हुआ था। कप्पा इक्वल टू क्या था, जल्दी बोलें। कप्पा इक्वल टू क्या था, कप्पा इक्वल टू क्या था, कप्पा इक्वल टू था जी, ठीक है, L अपॉन ए था। जी की क्या होती है, साइमन होती है। ए अपॉन एल, एल अपॉन ए की क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर में यहाँ पर ले रहा हूँ, सेंटीमीटर इनवर्स होती है नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं कप्पा की यूनिट लिख दूंगा सबसे पहले, यानी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ml तो मैं लूँगा नहीं, ml की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ये मोल है, तो यहाँ पर मैं बच्चों क्या लूँगा, मोल लूँगा। अब आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। साइमन यहाँ कट जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर मोल ऊपर आएगा तो पर मोल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा बच्चों, पर मोल। ये बात समझ में आई, ये मोल अप आया तो ये क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया आंसर, ठीक है। अब बच्चों ये कहाँ से लिखा मैंने, चलिए इस पर आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। एक्चुअली जो 1000 ml है या 1 ml होता है ना बच्चों, 1 ml इक्वल टू, चलिए यहाँ सीखिए इसको, 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। बस यहाँ से आया है बच्चों ये। इसका क्या मतलब है बच्चों, कुछ भी मतलब नहीं है। जैसे हमारे पास बेसिकली एक क्यूब है जिसका बच्चों सारी चीज़ें 1 1 1 हैं, हाइट लेंथ और ब्रेथ सारे क्या हैं 1 1 1 सेंटीमीटर हैं, और उसका हमने एक बढ़िया से क्यूब बनाया हुआ है बच्चों। तो 1 1 1 1 1 1 1 जितना भी आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट जो भी सॉल्यूशन आने वाला है वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं 1 ml बोलते हैं। कितना ml होता है बच्चों, 1 ml होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो 1 ml यानी 1000 ml था, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया मैंने। यहाँ से कट हो जाएगा बच्चों, ये फाइनली आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी। चलिए बच्चों यहीं पर